एवरीवन, वेलकम टू साक्षी विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ये पार्ट 2 हो। तो अब तक हमने बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज का नाम पढ़ा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो नोमैड लोग हैं, ये जो ट्राइबल जनजातियां जो हैं, ये किस प्रकार से रहती हैं। जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट होते हैं, पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो चरवाहे होते हैं। समझ रहे हो कि जो भेड़ बकरियां इनके साथ हैं, कैटल रहती हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, उनको ग्रास लैंड्स में फीड कराते हैं एंड उनके जो प्रोडक्ट्स होता है, मिल्क निकलता है ना उन एनिमल से, उनके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से ये अपना गुजर बसर करते हैं। और फिर इन एनिमल्स से वूल भी निकलता है, इसको बेच लेते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। अब आप देखिए फिगर 2 के अंदर आपको व्हील्स हंटिंग डियर दिख रहे हैं, ये डियर को हंट करते हुए आपको दिख रहे होंगे। एंड फिगर 3 के अंदर हमको दिख रहा है अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स connected India to the outside world. Here you see nuts being gathered and loaded on the backs of camel. यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो नट्स हैं उनको कैमल की पीठ पे हम लोड करवा रहे हैं। एंड उसके बाद सेंट्रल एशिया के जो ट्रेडर्स हैं, उस इस तरह के जो आइटम्स हैं, उनको बंजारास जो होते हैं इंडिया के, उनसे खरीद लेते हैं और फिर अपने लोकल मार्केट में ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ के जो बंजारा पीपल होते हैं, उनका जो आइटम होता है वो सेंट्रल एशिया की सोसाइटी में भी पहुंच जाता है। They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. अब बंजारास भी क्या करते हैं कि ये जो चीजें हैं उनको बेचते हैं, खरीदते हैं, क्योंकि ये एक जगह तो टिकते नहीं है, घूमते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, अपने एनिमल्स के ऊपर सारा सामान लाद के ये ले जाते हैं। बंजारास इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट नोमैड्स होते हैं। ये अपना कारवान लेके जाते हैं। आपने देखा होगा ये अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बैलगाड़ियों पे जाएंगे, उन बैलगाड़ियों में इनका सारा खाना पीना, कपड़े वगैरह, मतलब जो भी चीजें इनकी डेली नीड की होती है वो सब इनके साथ रहती हैं, क्योंकि ये इनका कोई घर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो उसको कारवान कहते हैं। बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, लाइन में चलती हुई जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इनके कारवान को टांडा कहा जाता है। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, वो बंजारास को यूज करता था ट्रांसपोर्ट करने के लिए अनाज को सिटी के मार्केट के अंदर। फिर एम्परर जहांगीर ने भी अपने मेमोर के अंदर लिखा है कि बंजारास क्या करते थे, अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर अनाज को लेके जाते थे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में और टाउन्स में जाके बेचते थे। ये फूड ग्रेन्स को मुगल आर्मी के लिए भी ट्रांसपोर्ट करते थे जब मिलिट्री कैंपिंग्स लगाए जाते थे अलग अलग जगहों पे। बहुत बड़ी आर्मी होती थी, तो करीबन यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा बुलक्स होती थी जो कि अनाज लेके जाती थी। यहाँ पर हम देखेंगे बंजारास के बारे में। पीटर मुंडी ये एक इंग्लिश ट्रेडर हैं जो कि इंडिया में आए थे 17th सेंचुरी के टाइम पे। इन्होंने बंजारा के बारे में देखो क्या लिखा है। इन द मॉर्निंग के टाइम में हमें एक टंडा देखा बंजारास का। टंडा आप समझ गए, कारवान। कारवान को बंजारास के टंडा कहा जाता है। इसके अंदर करीबन 14,000 ऑक्सन थी। ठीक है, जो बैल होती हैं, बैलगाड़ी जिससे चलती है, करीबन कितनी थी? 14,000 थी। एंड ये बंजारास अपना सारा घरेलू आइटम्स, अपने बीवी बच्चे अपने साथ लेके चल रहे थे। एक टंडा के अंदर एक फैमिली है एंड इनकी जो लाइफ है काफी सिमिलर है, ठीक है, उनसे, जो अपनी जिंदगी को एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते बिताते हैं। इनकी जो बैलगाड़ी होती है अपनी खुद की होती है। एंड कई बार ये क्या करते हैं कि दूसरे मर्चेंट से भी ले लेते हैं उधार, पर ज्यादातर टाइम ये खुद ही वो मर्चेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, अनाज को खरीदते हैं कम दामों पे और फिर उसको एक अच्छी कीमत पे दूसरी जगहों पे जाके बेच देते हैं और फिर वहां से इनको काफी अच्छा पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से इनका काम चलता रहता है। ठीक है, एक टंडा के अंदर करीबन 600 to 700 पर्सन भी हो सकते हैं एंड दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 or 7 miles a day। एक दिन में वो 6 से 7 मील से ज्यादा नहीं चलते हैं। ठीक है, और वो भी जबकि ठंडा वेदर हो। और जब वो अपना पूरा एक जगह से अनाज जब बैलगाड़ी पे उठाते हैं, उसके बाद वो उस अनाज को अनलोड भी करते हैं ऑक्सीजन से, तो वो
अपनी जो बैल होती है उनको फ्री छोड़ देते हैं ताकि वो घास फूस खा सके, थोड़ा उनको आराम मिल सके। देखिए बहुत सारे जो पैस्टोरल ट्राइब्स होते थे वो क्या करते थे, पशुपालन का काम करते थे, फिर इन जानवरों को वो अपने बेचते थे। अब जैसे कि कैटल हो गई, कैटल के अंदर क्या आ जाएगा, अपना भेड़ बकरियां, गाय भैंस वगैरह, हॉर्सेस हो गए। तो काफी प्रॉस्पेरस लोगों को ये बेचते थे और पैसा कमाते थे। बहुत सारी डिफरेंट कास्ट हमने देखी है पैटी पैडलर्स की। पैडलर्स कौन होते हैं, जो पैदल चलते हैं और ये एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। एंड ये क्या क्या चीजें बेचते थे, रस्सी वगैरह, जो भी मतलब कि इनके एनिमल्स से बन सके चीजें, उनको बेचते थे। स्ट्रॉ मैटिंग, कोर्स सैक्स, बोरे वगैरह उनकी खाल से जो भी बन सके वो चीजें। एंड समटाइम्स मेंडिकेंट एक्ट एज वॉन्डरिंग मर्चेंट। कई बार क्या होता था, जो मेंडिकेंट्स होते थे वो भी वॉन्डरिंग मर्चेंट्स की तरह काम करते थे। तो ये मेंडिकेंट्स कौन हो गए, जो भिखारी होते थे। कई बार क्या होता था, भिखारी भी अब एक घर में बार बार तो भीख मांगने जाएगा नहीं, तो एक जगह जाएगा फिर दूसरी जगह जाएगा, तो ऐसे वो भी ट्रेवल करता था। तो कई बार क्या होता था, इन भिखारी लोगों को ही चीजें दे दी जाती थी कि भाई आप जा ही रहे हो तो आप भी इस चीज को ट्रांसफर कर देना, जो भी रहता था। यहाँ पर एक कास्ट होती थी एंटरटेनर्स की, जो परफॉर्म करते थे अलग अलग टाउन में जाके, नाटक वगैरह, नाच गाना जो भी होता है वो चीजें करते थे। ठीक है। एंड फिगर 4 में देखिए ब्रॉन्ज का बना हुआ ये मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। कुतिया कॉन्ट ट्राइब है ये, उड़ीसा की ये ट्राइब थी। अब हम देखेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। तो सोसाइटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो अब हम यहाँ देखने वाले हैं। As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required. देखो समय के साथ लोगों की जो जरूरत है वो बढ़ने लगती है ना, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है लोग और ज्यादा आलसी होते हैं, उनकी जरूरतें बदल जाती हैं। तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उन टेक्निकल चीजें, स्किलफुल चीजों को बना सके। जो स्मॉलर जाति थी, कास्ट थी, वो किस में इमर्ज हो गई, वर्नास के अंदर आ गई। फॉर एग्जाम्पल देखो न्यू कास्ट हमें देखने को मिलती है ब्राह्मण्स के अंदर भी। अब ब्राह्मण का मतलब सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के अंदर भी बहुत सारे ब्राह्मण्स होते हैं, सनातन ब्राह्मण होते हैं, अलग अलग तरह के ब्राह्मण्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ में बहुत सारी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स को भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर लेके आए एंड उनको स्टेटस दिया जातीज का। अब देखो कैसे जाति बना दी, जो इंसान कुछ स्पेशलाइज्ड आर्टिसन है, कोई काम करता है, तो जैसे कोई मटके बना रहा है तो वो कुम्हार कहलाए, तो वो कुम्हार जाति का हो गया, कुछ इस प्रकार से। जैसे स्मिथ हो गए, कारपेंटर हो गए, मैसोन्स हो गए, इनकी अपनी जाति बना दी, ब्राह्मण्स ने बनाई है। देन इसके बाद जो जाति थी वर्ना से अलग, ये एक बेसिस बन गया सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का। नाउ डेलिबरेशन ऑन सोसाइटी अगर देखो तो 12th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन उय्याकोंडन उदयूर इन तिरुचिरापल्ली तालुका के अंदर से हमें मिलता है, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ये सदर्न वर्ड्स हैं, साउथ इंडिया के लैंग्वेज के तो मे बी गलत हो सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। तो इसके अंदर दिखाया जा रहा है डेलिबरेशन इन अ सभा, चैप्टर 2 ऑफ ब्राह्मण्स के अंदर दिखाया जा रहा है कि इन्होंने क्या करा है, दे डेलिबरेटेड ऑन द स्टेटस ऑफ अ ग्रुप नोन एज रथकरास। रथकरास कौन से हो गए, जो रथ बनाते हैं। ठीक है। एंड ये अपना ऑक्यूपेशन करते हैं जिसके अंदर आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाना, रथ बनाना या मंदिर के गेट बनाना, इमेजेस बनाना, ये सारी चीजें आती हैं। वुडन से बनी हुई चीजें बनाना, जो यज्ञ में काम आए ऐसी चीजें बनाना, मंडप बनाना। मंडप कौन सा, शादी का मंडप नहीं, मंदिर का मंडप, जो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। एंड राजा के लिए हीरे वगैरह, ज्वेल्स बनाना, ज्वेलरी बनाना, ये सारी इंक्लूड होती है रथ करास जाति के अंदर। वो इस प्रकार की चीजें किया करते थे। देखो क्षत्रिय के अंदर भी हम देखें तो तरह तरह के राजपूत क्लैंस हमें देखने मिलते हैं। 11th और 12th सेंचुरी में काफी पावरफुल हो जाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट लिनेजेस के होते हैं, जैसे हुनास, चंडीलास, चालुक्यास। और बहुत सारे इन राजपूत लोगों में पहले क्या थे, ट्राइब थे, यानी जनजाति थे। धीरे धीरे ये इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि खुद को इन्होंने राजपूत घोषित कर लिया एंड जो पुराने रूलर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया, स्पेशली एग्रीकल्चरल एरिया के अंदर। एंड यहाँ से एक सोसाइटी डेवलप होने लगती है, इमर्ज होने लगती है, जहां पर रूलर्स अपनी वेल्थ को यूज करते हैं एक पावरफुल स्टेट बनाने के लिए। अब यहाँ पर से देखिए, राइज ऑफ राजपूत क्लैन टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जांपल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। अब जो राजपूत लोग थे
वो पोजीशन ले रहे थे और राजा वाजा बन रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल बना जनजाति वाले लोगों के लिए, मतलब ट्राइबल पीपल के लिए, और वो भी इसको फॉलो करने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सपोर्ट मिलने लगा ब्राह्मण्स का, एंड बहुत सारी जो ट्राइब थी वो आके कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई। बट ओनली जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी वो ही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकती थी। एक बहुत बड़ी मेजोरिटी ने लोअर जातीज जो कास्ट सोसाइटी की है उसको ज्वाइन किया था। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत ज्यादा जो ट्राइब्स थी पंजाब सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, उन्होंने क्या किया था, इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, एंड उन्होंने जो भी हिंदुइज्म के अंदर कास्ट सिस्टम था उसको रिजेक्ट कर दिया और इस्लाम को अडॉप्ट किया। समझ रहे हैं बात, पहले वो हिंदू ही थे। द अनइक्वल जो सोशल ऑर्डर था, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के हिंदुइज्म वाले लोगों के द्वारा बनाया गया था, उसको ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखो, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ गलत लोग होते हैं, वैसे ही हिंदुइज्म में भी कुछ ऑर्थोडॉक्स पीपल थे। अब इन्होंने जो ऐसा कास्टिज्म बनाया और लोअर कास्ट में आने वाले लोगों के साथ जो भेदभाव किया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, जैसा कि हमने ऊपर देखा। The emergence of state is closely related to social change amongst tribal people. दो एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी हमारी हिस्ट्री के, जो हमें नीचे दिए गए हैं। पहले फिगर 5 में देख लीजिए, ये गौंड वुमेन है, एक गौंड जनजाति की औरत है, कुछ इस प्रकार से दिखती थी इनका पहनना। अब पहले हम एक जनजाति की बात करेंगे, क्लोजर लुक। जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं वो है गौंड। गौंड कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के इलाके में रहते हैं, जिसको गोंडवाना कहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, ट्रेन का पहले चलती थी गोंडवाना एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये वही इलाका है जहां पर गोंड्स रहते हैं। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि ट्री और जो भी झाड़ी झाड़ी वगैरह होती हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनको कट किया जाता है, देन जला दिया जाता है। उसके बाद वहां पर क्रॉप्स को उसी की राख में उगाया जाता है। एंड जब ये लैंड खराब हो जाता है, ये जमीन जब उसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, मतलब कुछ भी उपजाऊ नहीं रहता है, तो वो फिर दूसरी जमीन के टुकड़े की तलाश करते हैं, वहां से पेड़ काटते हैं, फिर उसको क्लियर करके फिर वहां उगाते हैं। तो इस प्रकार से शिफ्ट होता रहता है, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब ये जो गॉन्ड ट्राइब है, इसको भी दोबारा से डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर क्लेन्स में डिवाइड किया गया है, और हर अपने क्लेन का अपना एक राजा या फिर राई बोल सकते हैं होता है। ठीक है, एक तरह का हेड होता है। एंड इस टाइम पे जो पावर थी दिल्ली सुल्तान्स की, वो भी गिर रही थी। ठीक है, जहां पर ट्राइब्स में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, वहां उस टाइम पे दिल्ली सुल्तान की जो पावर्स है, हमने पढ़ा है चैप्टर 2 के अंदर, वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन पे आ रही है। और कुछ जो गॉन्ड किंगडम्स हैं वो काफी ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। ठीक है, जो दूसरे गॉन्ड चीफ्स को दबा रहे हैं। अकबरनामा के अंदर जो हिस्ट्री है अकबर के रेन की, उसमें बहुत सारे गॉन्ड किंगडम के बारे में बताया गया। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल गॉन्ड किंगडम रहा है, वो है गरहा कटंगा। 70,000 विलेजेस आते थे। ये इतना बड़ा किंगडम था, कहने को ट्राइबल किंगडम है, लेकिन 70,000 विलेजेस इसके अंदर आ रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था इन किंगडम्स का, वो काफी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होता था और ज्यादा सेंट्रलाइज बनता जा रहा था। सेंट्रलाइज का मतलब ये कि पावर एक ही बंदे के हाथ में रहती, एक जगह रहती है, रूलर के हाथ में होती है। जो किंगडम्स थे उनको डिवाइड किया गया था घर्स के अंदर, और हर एक घर का को कंट्रोल किया जाता था एक गोंड क्लेन के द्वारा। फिर इस यूनिट को फर्दर डिवाइड किया जाता था 84 विलेजेस का, मतलब जैसे 70,000 है ना, तो 84 विलेजेस की एक यूनिट बना दी गई थी, जिसको 84 कहते थे। ठीक है, और इस 84 को अगेन डिवाइड किया गया था 12 विलेज की यूनिट में, जिसको बरहौत कहते थे, ताकि अच्छे से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो सके। ये जो इमरजेंस हो रही थी बड़ी बड़ी स्टेट्स की, इन्होंने गौंड सोसाइटी का जो नेचर है उसको बिल्कुल बदल के रख दिया। बेसिकली बोला जाए तो इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्राइसिस क्लासेस। पहले क्या था कि एक मतलब कम से कम ट्राइब्स के अंदर तो था ना कि सोसाइटी एकदम बराबर की, लेकिन अब क्या है कि कुछ गॉन्ड राजा काफी ज्यादा पावरफुल बन गए हैं, कुछ वीक हैं, वीक वालों को पावरफुल दबा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको अनइक्वलिटी देखने मिल रही है।
ब्राह्मण्स को काफी अच्छे लैंड ग्रांट्स मिलते थे इन गौंड राजा से, एंड ये क्या बन जाते थे, काफी ज्यादा मोर इन्फ्लुएंशियल बन जाते थे। ठीक है, गौंड चीफ अब क्या चाह रहे थे कि हमको राजपूत की तरह भी देखा जाए। पहले क्या था, वो छोटी सी ट्राइब थे, छोटी सी ट्राइब से वो एक पावरफुल किंगडम में बन गए। अब जब वो पावरफुल किंगडम में पहुंच चुके हैं तो अब वो चाहते हैं कि हमको राजपूत की तरह देखा जाए। अमनदास जो कि एक गौंड राजा थे गरह कटंगा के, उन्होंने एक टाइटल लिया संग्राम शाह का, एंड उनके जो सन थे दलपत, उन्होंने किससे, एक राजकुमारी से शादी की थी जिसका नाम था दुर्गावती, जो कि डॉटर थी सलबहन की। सलबहन कौन थे, चंडेल राजपूत राजा थे महोबा के। तो एक तरीके से इन लोगों ने क्या कर लिया, किससे रिश्ता जोड़ लिया, राजपूत, राजपूत की बेटी से शादी कर ली, तो राजपूतों में इन्होंने शादी कर ली ट्राइबल लोगों ने। मैप 2 के अंदर आपको ये गोंडवाना का एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो दलपत था, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो वाइफ थी रानी दुर्गावती, ये काफी ज्यादा कैपेबल थी, और इन्होंने अपने पति के मरने के बाद अच्छे से रूल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनका जो बच्चा था वो 5 साल का था, काफी छोटा था, बीर नारेन। एंड इनके अंदर जो किंगडम था वो और ज्यादा मजबूत हो गया था, और ज्यादा फैल गया था। 1565 में जब मुगल फोर्सेस आई आसफ खान के अंदर और उन्होंने घरा कटंगा को अटैक किया, तो रानी दुर्गावती बिल्कुल घबराई नहीं और एक स्ट्रॉन्ग विरोध देखने को मिला। ठीक है, रानी दुर्गावती के साइड से मुगल्स की ओर, एंड भले ही उनको हरा दिया गया था और उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने मतलब डट के सामना किया मुगल फोर्सेस का, जबकि वो एक महिला थी और अकेली थी, फिर भी उन्होंने हार मानना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, मतलब सरेंडर नहीं किया, वो जम के लड़ी, एंड फिर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सरेंडर नहीं किया, भले जान गंवा दी, उनका बेटा भी फिर बाद में क्या हुआ, लड़ते लड़ते ही उनकी भी जान चली गई। घरा कटंगा देखिए काफी रिच स्टेट था, अब 70,000 विलेजेस हैं तो रिच तो हो गई, बहुत बड़ा किंगडम था। एंड यहाँ पर जो ज्यादा वेल्थ आई वो कैसे आई, हाथियों का इन्होंने गलत काम किया, शोषण किया, उनको ट्रैप किया, देन उसको एक्सपोर्ट किया। हाथी काफी महंगा बिकता है, आज भी स्मगलिंग होती है हाथी के दांतों की। ठीक है, इलीगल है ये, लेकिन होता है, और इसकी वजह से काफी बेकसूर हाथियों को मार दिया जाता है। बहुत सारे मुगल्स ने डिफीट कर दिया था गॉन्ड्स को, और उनकी जितना भी मतलब पैसा था, प्रीशियस कॉइन्स थे गॉन्ड्स के, हाथी थे, उनके किंगडम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ये सारी चीज मुगल्स ने जब्त कर दी, और बाकी चीजों को ग्रांट करके दे दिया चंद्र शाह को, जो कि कौन था, अंकल था बीर नारेन का। ये बीर नारेन कौन है, ये दुर्गावती, रानी दुर्गावती का बेटा है। इस सब के अलावा भी घरा कटंगा का फॉल देखने को मिलता है, एंड गॉड किंगडम था वो कुछ ही टाइम तक चल पाता है। हाउएवर ये जो थे काफी वीक बन गए थे, एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास। तो अभी हमने देखा गॉन्ड के बारे में, अब हम एक और ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में देखने वाले हैं, जो है द अहोम्स। अहोम्स कहाँ चले गए थे, माइग्रेट करके ब्रह्मपुत्र वैली में चले गए थे, जो आज के टाइम पे म्यांमार है। 13th सेंचुरी की ये बात हो रही है, एंड यहाँ पर इन्होंने एक न्यू स्टेट बनाई, किसको सप्रेस करके, ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम को, जो कि भूइयांस का था, जिनको लैंडलॉर्ड्स कहते हैं, उनको सप्रेस करके अपनी इन्होंने एक सिस्टम तैयार किया था। 16th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने किंगडम ऑफ छदियास और कोच हाजो को अनेक्स कर लिया था, एंड सब्जुकेट कर लिया था बाकी बहुत सारी ट्राइब्स को। अहोम्स ने एक बहुत बड़ी स्टेट बनाई, एंड इसके लिए उन्होंने फायर आर्म्स का भी यूज किया था 1530s में। 1660s आते आते इनके पास इतना ज्यादा कैपेबिलिटीज आ गई थी कि इन्होंने अपना ही हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनॉन्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी अहोम्स को बहुत सारे इन्वेजन्स का सामना करना पड़ा साउथ वेस्ट से, एंड 1662 के अंदर मुगल्स ने भी आक्रमण किया अंडर मीर जुमला। ठीक है, एंड इसके क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा, जो अहोम थे ना वो भी कोई डरने वाले नहीं थे, काफी ब्रेव डिफेंस दिया, लेकिन फिर भी अहोम की हार हो जाती है, क्योंकि देखो हमें ये मानना पड़ेगा मुगल फोर्सेस काफी ज्यादा स्ट्रांग थी।
जो डायरेक्ट मुगल कंट्रोल था वो ज्यादा टाइम तो नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी इस रीजन पे अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर। जो अहोम स्टेट थी वो किस पे डिपेंड होती थी? फोर्स लेबर पे। एंड दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। और जो अपनी स्टेट के लिए जिनको मजबूर किया जाता था काम करने के लिए, उनको पाइक्स बोला करता था, कहा जाता था। A census of the population was taken. Each village had to send a number of pikes by rotation. जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले, अहोम किंगडम के अंदर 70,000 विलेजेस थे। तो ये भी अहोम एक पूरा किंगडम है, इसके अंदर बहुत सारे विलेजेस है। तो हर विलेजेस से बोला जाता था कि आपको कुछ नंबर ऑफ पाइक्स को, जो खुद से जो फोर्स लेबर है, जो अपने किंगडम के लिए काम करना चाहते हैं, रोटेशन वाइज उनको भेजना होगा काम के लिए। रोटेशन वाइज कैसे? जैसे पहले विलेज ए ने भेजा, फिर विलेज बी भेजेगा, विलेज सी भेजेगा, विलेज डी भेजेगा, इस प्रकार से। People from heavily populated areas were shifted to less populated places. जो लोग ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में रहते थे, जैसे अभी आप मुंबई या दिल्ली चले जाओ, वहाँ बहुत ज्यादा जनसंख्या, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, या फॉरेस्ट में चले जाओ तो आपको कम लोग मिलेंगे। तो वहां से उठा के जहाँ कम लोग रहते हैं वहां पे लोगों को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अहोम की क्लेम अब क्या हो गई? टूटने लगी। एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये क्वाइट सेंट्रलाइज्ड हो गया। पहले के लोग सेंट्रलाइजेशन ज्यादा करते थे अपने किंगडम्स के अंदर। एंड ऑलमोस्ट सारे जो एडल्ट मेल्स थे वो आर्मी में सर्व करने लगे युद्ध के समय। एंड उस टाइम पे क्या हो रहा था? दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। मतलब जो दूसरे काम होते थे उनमें भी इनको लगाया जा रहा था। अहोम्स ने एक नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज राइस कल्टीवेशन का। अहोम सोसाइटी को भी क्लेंस या फिर बोल लो खेल्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फ्यू कास्ट भी देखने को मिलती है। एंड अहोम्स का जो एरिया है वो एडजॉइनिंग किंगडम से आता है। खेल आप समझ रहे हो ना, क्लैन। ये क्लैन के नीचे भी बहुत सारे विलेजेस आते थे। एंड पीजेंट्स को क्या दिया जाता था? लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। एक किसान को क्या दिया जाता था? जमीन दी जाती थी उसकी विलेज कम्युनिटी से। एंड इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट। देखो यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छी है कि जो एक किसान को जमीन दी जा रही है उसकी विलेज कम्युनिटी से, तो किंग वो जमीन उस किसान से नहीं ले सकता है, ठीक है? कम्युनिटी कंसेंट के से उसको राजा को पूछना पड़ेगा। विदाउट कम्युनिटी के वो नहीं ले सकता है। ओरिजिनली यदि बात करी जाए तो जो अहोम्स हैं ये किसकी पूजा करते थे? तो अपनी खुद की ट्राइबल गॉड की पूजा करते थे। एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी हाउएवर यहाँ पर इन्फ्लुएंस था जो ब्राह्मण्स का काफी ज्यादा था। तो जो टेम्पल्स थे एंड यहाँ ब्राह्मण्स को भी काफी ज्यादा ग्रांट मिलते थे अहोम राजा से। जो रेन आया शिव सिंह का 1714 से लेके 1744 में, यहाँ हिंदुइज्म काफी ज्यादा प्रिडोमिनेंट रिलीजन बन गया था। बट जो अहोम किंग थे इन्होंने अब पूरी तरीके से अपने जो रीति रिवाज है, इनके ट्राइबल रीति रिवाज जो है वो नहीं छोड़े थे, भले इन्होंने हिंदुइज्म को अपना लिया था। फिगर 7 में हमें ईयर ऑर्नामेंट्स दिख रहे हैं कोबोई नागा ट्राइब के मणिपुर के अंदर। इस प्रकार के ये कान में पहना करते थे उस टाइम। देखो जो पोइट्स और स्कॉलर्स होते थे उनको भी ग्रांट मिलता था, जैसे ब्राह्मण्स को दिया जाता था। यहाँ पर थिएटर्स को एनकरेज किया गया कि भाई थिएटर में भी काम करिए, थिएटर नाटक वाटक करिए, एंटरटेनमेंट के ऊपर जोर दिया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं संस्कृत के जिनको लोकल भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। हिस्टोरिकल वर्क्स जैसे कि बुरंजीज को ऑल्सो लिखा गया है फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन द असमी लैंग्वेज। अब देखो इस सब को पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है? ये जो कंसिडरेबल सोशल चेंज हुए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर पीरियड के अंदर, तो ये हमें बताते हैं वर्ण बेस्ड सोसाइटी के बारे में। एंड द ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर। ये सारी चीजें हमने देखी। ये जो इंटरेक्शन था बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज का, मतलब कि एक वर्ण सिस्टम चल रहा है और एक ट्राइबल पीपल की सोसाइटी चल रही है। ये लोग जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे की चीजों को अडेप्ट करेंगे और कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो जिसकी वजह से हमें डिफरेंट ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। उनके अलग अलग डाइवर्स रोजी रोटी कमाने के जरिए होते थे।
कोई तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था, कोई पेस्टोरल है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मर्चेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो हमें डाइवर्स लाइवलीहुड देखने को मिल रहे हैं। और समय के साथ साथ बहुत सारे ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर भी आ जाती हैं। और जो बाकी होती हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर नहीं आना चाहते हैं, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को नहीं अपनाना चाहते हैं और वो दूसरा कोई धर्म अपना लेते हैं। जो कुछ ट्राइब्स होती हैं एक्सटेंसिव स्टेट्स की वो काफी ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज थी। हमने देखा था अहोम्स का और घरा कटंगा का हमने सीन देखा था कि काफी पावरफुल हैं वो, एंड दस दे बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल। दिस ब्रॉट देम टू into conflict with larger and more complex kingdoms and empires। जैसे कि हमने देखा घरा कटंगा और अहोम्स ये लोग काफी पावरफुल हो गए तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी मुगल्स के साथ। अब मुगल्स की आर्मी के सामने टिकना, खैर दोनों ने ही हार नहीं मानी थी। रानी दुर्गावती भी मरना पसंद किया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया उन्होंने, तो हार नहीं मानी। लेकिन मुगल आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी तो दोनों ही किंगडम्स की यहाँ पर डिफीट हो जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है हमारा, और मिलूंगी मैं आपसे चैप्टर 8 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।